वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं बच्चों, भाई फिनॉल का 10वां मेथड है जिससे हम लोग फिनॉल का निर्माण करेंगे। इससे पहले हम लोग 9 मेथड के द्वारा फिनॉल्स का निर्माण कर चुके हैं। यह बच्चों 10वां मेथड है जिसमें हम लोग कोलतार का यूज करते हुए फिनॉल का निर्माण करेंगे। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर वेरी इम्पॉर्टेंट 2021 लिख रखा है। बच्चों, बहुत ही ध्यान से पहले आप इस कंप्लीट चित्र को देख लीजिएगा। मैंने इस कंप्लीट चित्र को आपके सामने बना करके प्रस्तुत किया है। मेरी मेहनत को आप लोगों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। बहुत ही मेहनत से बच्चों इस डायग्राम को बनाया गया है। ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेंथी इसका आंसर होता है, तो इसीलिए उस लेंथी आंसर को किस तरह से लिखा जाए मैंने आपको सामने ग्राफ बना करके इसका कंप्लीट आंसर आपके सामने रखा है। मैं एक एक करके इस कंप्लीट नॉलेज को आपके सामने प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उस कार्य को रोक करके मेरी इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। अगर आप लोग बीच से मेरी वीडियो देखेंगे अथवा मेरे द्वारा बनाए गए इस पॉइंट को अपनी कॉपी पर सही से नोट नहीं कर पाएंगे तब बच्चों मेरी मेहनत बेकार जाएगी। मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं और कोलतार से फिनॉल के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कोलतार से हम लोग जब फिनॉल बनाते हैं सबसे पहले करना क्या होता है, कोलतार का प्रभाजी आसवन करना होता है। कोलतार का प्रभाजी आसवन कैसे किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रभाजी आसवन होता क्या है। बच्चों, आसवन का मतलब होता है गर्म करना, प्रभाज का मतलब होता है टुकड़ों में, अर्थात किसी भी पदार्थ को जब धीरे धीरे करके टुकड़ों में बच्चों अलग अलग भागों में गर्म किया जाता है तब बच्चों प्रभाजी आसवन कहते हैं। अर्थात कोलतार को अपने लोगों को प्रभाजी आसवन करना है, कोलतार को धीरे धीरे करके अपने को गर्म करना है। जब हम लोग कोलतार को प्रभाजी आसवन करते हैं, कोलतार को धीरे धीरे गर्म करते हैं तब बच्चों अपने को मिडिल ऑयल प्राप्त होता है। यह मिडिल ऑयल कब प्राप्त होता है आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है कोलतार का प्रभाजी आसवन करने पर आपको मिडिल ऑयल प्राप्त होता है। बच्चों, इस मिडिल ऑयल में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो फिनॉल होता है, दूसरा नेफ्थेलीन होता है, तीसरा बच्चों पिरीडीन। चाहे आप इसको पिरीडीन बोलें चाहे आप इसको पायरीडीन बोलें, कुछ भी कह सकते हैं। तो मिडिल ऑयल में कौन कौन उपस्थित होता है, फिनॉल होता है, नेफ्थेलीन होता है और पिरीडीन होता है। ये तीनों बच्चों एरोमेटिक यौगिक हैं जो इस कोलतार के अंदर उपस्थित रहते हैं। और कब प्राप्त होते हैं, जब कोलतार का प्रभाजी आसवन होता है तब जो मिडिल ऑयल प्राप्त होता है, इस मिडिल ऑयल में फिनॉल, नेफ्थेलीन एंड पिरीडीन हमको मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई हो तो आप मुझे लाइक करें। अब करना क्या है, मिडिल ऑयल में तो 3 चीज़ें उपस्थित हैं। अपने को तो कोलतार से केवल फिनॉल बनाना है, अर्थात हम फिनॉल तभी प्राप्त कर पाएंगे जब बच्चों हम लोग नेफ्थेलीन एंड पायरीडीन को अलग कर लेंगे। तो अपने को नेफ्थेलीन और पायरीडीन अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या बच्चों, कुछ स्टेप का यूज करेंगे। 1 2 3 स्टेप का हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 स्टेप का यूज करते हुए हम लोग बच्चों फिनॉल को प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, यह पिरीडीन एक बेस है, क्षार है। अब इस क्षार को कैसे अलग करेंगे मैं उसकी बात बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट हम लोग करेंगे क्या, हम जानते हैं कि यह पिरीडीन एक क्षार है, तो इसको कैसे अलग किया जाएगा। हम लोग इस मिडिल ऑयल में एसिड मिला देंगे। जब आप इस मिडिल ऑयल में किसी भी एसिड को, आप मान लेता हूँ H2SO4 मैंने मिला दिया, तो जब आप इस मिडिल ऑयल में H2SO4 मिलाएंगे तो यह अम्ल इस बेस के साथ अभिक्रिया कर लेगा। जब अम्ल बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो बच्चों लवण बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे ही बच्चों यह अम्ल इस बेस के संग अभिक्रिया करेगा तो यह पिरीडीन लवण के रूप में अलग हो जाएगा।
एक बात क्लियर हो गई। कोई आपसे पूछे कि मिडिल ऑयल में उपस्थित पायरिडीन जो कि एक बेस है कैसे अलग करेंगे आप, तो आपको बताना है कि मिडिल ऑयल में H2SO4 या किसी भी अम्ल को जब आप मिला देंगे तब बच्चों यह पायरिडीन जो कि एक क्षार है अम्ल के साथ लवण बना करके अलग हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने मिडिल ऑयल में से पायरिडीन को अलग कर लिया। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो फिनॉल है, एक नेफ्थेलीन है। बच्चों इस नेफ्थेलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उसका जो गलनांक है वो कम होता है। हम लोगों को इसकी इसी प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठाना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में जो आपने लवण बनाया, लवण जब अलग हो जाएगा तो अलग होने के पश्चात सेकेंड स्टेप में आपको जो भी शेष मिक्सचर बचेगा, लवण अलग होने के बाद जो शेष मिक्सचर बचेगा आप उस मिक्सचर को बच्चों ठंडा करने रख देंगे। जब उस मिक्सचर को आप ठंडा करने रख देंगे तब बच्चों यह नेफ्थेलीन, चूँकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका गलनांक है वो कम है, इसीलिए यह नेफ्थेलीन अपने आप बच्चों अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर एक बात सुन लीजिएगा, पहले आपने क्या क्या किया, अम्ल मिला करके लवण बना दिया, पायरिडीन अलग हो गया। जब पायरिडीन अलग हो गया तो जो शेष मिक्सचर बचा आपने उसको ठंडा करने रख दिया। ठंडा करने रख दिया तो जो नेफ्थेलीन है बच्चों वह कम गलनांक के कारण अपने आप अलग हो गया। अब इस मिडिल ऑयल में से दो चीज़ें बच्चों चली गई, नेफ्थेलीन भी चला गया और पायरिडीन भी चला गया। अब क्या चीज़ बचा है, केवल फिनॉल बचा है। लेकिन फिनॉल के साथ साथ बच्चों यहाँ पर अशुद्धियाँ भी बची हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अब मिडिल ऑयल में दो चीज़ें रह गई, एक तो अशुद्धियाँ रह गई और दूसरा फिनॉल रह गया। अब फिनॉल को कैसे अलग करें उसके लिए अपने को थर्ड मेथड यूज करना पड़ेगा। इस थर्ड मेथड में देखिएगा बच्चों, थर्ड स्टेप में अब जो शेष मिक्सचर हमारे पास रह गया है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फिनॉल है, दूसरा अशुद्धियाँ हैं। तो अब इस अशुद्धियों से इस फिनॉल को कैसे अलग करें, तो हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे मिक्सचर में बच्चों NaOH मिला देंगे। जब आप इस पूरे मिक्सचर में इस NaOH को मिलाएंगे तो बच्चों यह जो NaOH है जो कि एक क्षार है, यह किससे अभिक्रिया करेगा, इस अम्ल से, इस फिनॉल से अभिक्रिया करेगा, ना कि इन अशुद्धियों से। ध्यान रखना बच्चों, NaOH इन अशुद्धियों से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, यह किससे अभिक्रिया करेगा, यह इस फिनॉल से अभिक्रिया करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फिनॉल बच्चों अम्ल है और NaOH यह एक क्षार है। जब यह NaOH इस फिनॉल के संग अभिक्रिया करेगा तब बच्चों फिनॉल अपने को शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त होगा तो मैं इसकी रिएक्शन आपको बताता हूं, एक बार रिएक्शन देखिएगा बच्चों। यह फिनॉल रहा, इस फिनॉल में आपने NaOH मिलाया तो ये जो फिनॉल का जो H है वो इसके OH से क्रिया करके जल का निर्माण करेगा और अपना जो Na है वो O के साथ में जुड़ जाएगा। तभी बच्चों ये जो कंपाउंड बनेगा उसको सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय माध्यम में आप जल अपघटन करेंगे। जब आप इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो इसका Na और इसका Cl ये NaCl बना लेगा और लास्ट में अपने को बच्चों फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यह कंप्लीट मेथड मैंने आपके सामने रखा है, आप इस मेथड को कॉपी पर नोट करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इस पूरे मेथड को समझ लेंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चों वो फिनॉल का भौतिक गुण है। दो प्रकार के गुण होते हैं, सबको जानकारी है। एक प्रकार का गुण भौतिक गुण, एक गुण रासायनिक गुण होता है। तो सीधे शब्दों में अगर बात की जाए तो वे गुण जिनको हम लोग देख करके पहचान सकते हैं बच्चों वे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं, और जिनको नहीं पहचान सकते वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। जैसे आप किसी भी पदार्थ को देख करके उसकी भौतिक अवस्था, उसकी गंध, उसकी विलेयता के बारे में पहचान सकते हैं, तो ये इसके भौतिक गुण हैं। ऐसे सभी गुण जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग
उनको केवल महसूस कर सकते हैं। तो वे गुण बच्चों रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो इसी क्रम में बच्चों मैं सबसे पहले बात करता हूँ भौतिक गुण की। तो इसका जो पहला भौतिक गुण जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह भौतिक गुण है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था। एक एक पॉइंट को आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी भौतिक अवस्था की, कि फिनॉल की भौतिक अवस्था कैसी होती है। हम लोग पहले उस पर डिस्कस करते हैं। बच्चों फिनॉल की जो भौतिक अवस्था है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यह रंगहीन, मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस अथवा द्रव के रूप में होता है, अथवा द्रव के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। तो आप लोग फिनॉल के भौतिक गुण में पहला जो भौतिक गुण मैंने आपको बताया बच्चों, वह भौतिक अवस्था। तो फिनॉल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो बच्चों यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस अथवा द्रव के रूप में उपस्थित होता है। एक एक पॉइंट को समझिएगा और इस तरीके से याद करिएगा कि आपको वीडियो देखते समय ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। तो फिनॉल का भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण मैंने क्या बताया? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में बच्चों क्या फिनॉल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? बच्चों यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस अथवा द्रव के रूप में होता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसी में दूसरा पॉइंट कौन सा है। चलिए देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो बच्चों गंध है। किस पॉइंट का हम लोग जिक्र करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे गंध की। तो बच्चों जो फिनॉल की गंध होती है मैं आपको बता दूं, इसमें फिनॉलिक गंध पाई जाती है। किस प्रकार की गंध पाई जाती है? फिनॉलिक गंध पाई जाती है। फिनॉलिक गंध, यहाँ पर मैं कंप्लीट पॉइंट को लिखता हूँ, पाई जाती है। तो फिनॉल में अगर आपसे कोई पूछता है कि साहब फिनॉल की गंध कैसी होती है, तो बच्चों फिनॉल की गंध फिनॉलिक होती है। अब आप कहेंगे साहब मैं तो जानता ही नहीं फिनॉलिक गंध होती कैसी है। तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूं बच्चों, ये जो लाइफ बॉय साबुन होता है, जो लाइफ बॉय साबुन होता है, इस लाइफ बॉय साबुन में जो गंध आती है बच्चों, वह भी कैसी होती है? फिनॉलिक होती है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोगों को फिनॉल की गंध महसूस करनी है तो जो लाइफ बॉय साबुन की जो गंध होती है वही बच्चों फिनॉल की गंध होती है। तो आई होप अब आपको फिनॉल की गंध के बारे में पता लग गया होगा कि फिनॉल में कैसी गंध होती है? फिनॉलिक गंध होती है। जैसी लाइफ बॉय साबुन में गंध आती है उसी तरह से बच्चों फिनॉल में भी गंध आती है। तो 3 बातें क्लियर हो गई बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो विलेयता है। तीसरा पॉइंट विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब विलेयता को हम लोग किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे? चलिए हम लोग विलेयता की बात करते हैं। बच्चों अगर हम लोग एक तरफ जल लें और एक तरफ बच्चों कार्बनिक विलायक लें, मैं दोनों प्रकार के विलायकों की बात करता हूँ। एक तरफ हम लोगों ने जल को लेकर के बात की और दूसरा बच्चों हम लोगों ने कार्बनिक विलायक को लेकर के बात की। बच्चों अगर हम लोग जल में फिनॉल को मिलाते हैं, किसमें? जल में फिनॉल को मिलाते हैं, तब क्या होगा? अगर बच्चों हम लोग फिनॉल को जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने से यह बच्चों अल्प विलेय रहता है। कैसा रहता है? अल्प विलेय। क्योंकि मैं रीजन भी बता देता हूँ, अल्प विलेय रहता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या जल में फिनॉल डिजॉल्व हो जाएगा, तो बच्चों जल में फिनॉल अल्प विलेय रहता है, जबकि कार्बनिक विलायक में विलेय हो जाता है। कार्बनिक विलायक में पूरी तरह से विलेय हो जाता है। अब जल में क्यों विलेय नहीं होता? क्योंकि फिनॉल में बहुत ही मजबूत एरोमेटिक रिंग
C6H5 उपस्थित होती है। ध्यान रखना बच्चों, जल में अल्प विलेय क्यों? क्योंकि जल में जब इसको विलेय किया जाता है तब बच्चों फिनॉल के अंदर एक बहुत ही मजबूत रिंग, जिसको एरोमेटिक रिंग कहते हैं बच्चों, यह विलेय ना हो पाने के कारण फिनॉल जल में अल्प विलेय रहता है, जबकि कार्बनिक विलायक में फिनॉल कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स को रखा है। भौतिक अवस्था, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस या द्रव के रूप में। गंध कैसी होती है? फिनॉलिक गंध पाई जाती है, जैसी लाइफबॉय साबुन की गंध होती है। विलेयता की बात करें तो जल में अल्प विलेय। अल्प विलेय क्यों? क्योंकि फिनॉल के अंदर C6H5 एरोमेटिक रिंग उपस्थित है, जो जल में इसको डिजॉल्व नहीं होने देती, जबकि कार्बनिक विलायकों में आसानी से यह विलेय हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब कुछ नए पॉइंट्स को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नए पॉइंट्स में क्या, जो 4th पॉइंट बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। बच्चों अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाएगा फिनॉल, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वायु में खुला छोड़ देंगे तो जो फिनॉल है बच्चों वो गुलाबी रंग का हो जाता है। एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को नोट करना। अगर फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो फिनॉल किस रंग का प्राप्त हो जाएगा? गुलाबी रंग का प्राप्त होगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है साहब गुलाबी रंग का प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इसका रंग गुलाबी हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश या हवा में खुला छोड़ देंगे तब बच्चों एक नया कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोक्विरीन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजोक्विरीन। मैं यहाँ पर इसकी हिंदी भी लिखे देता हूँ, बेंजोक्विरीन। जब प्रकाश या वायु में खुला छोड़ देंगे आप फिनॉल को, तो फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फिनॉल बेंजोक्विरीन में बदल जाता है, और इस बेंजोक्विरीन का ही रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो बात क्लियर हो गई। अगर फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि वायु में खुला छोड़ देने पर अथवा प्रकाश में खुला छोड़ देने पर फिनॉल बेंजोक्विरीन बनाता है, जिस कारण फिनॉल कैसा दिखता है? गुलाबी रंग का दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार। बच्चों लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार की मैं बात बताऊं कि अगर नीले लिटमस पेपर से इसको ऐड किया जाए, कैसा लिटमस पेपर मैंने बताया? नीले रंग का लिटमस पेपर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर नीले रंग का लिटमस पेपर अगर हम लोग लें और फिनॉल के साथ उसको ऐड करें, तो फिनॉल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। और बच्चों इस लाल रंग में बदलने के कारण एक और प्रॉपर्टीज का पता लगता है। कौन सी प्रॉपर्टीज का पता लगता है साहब? अम्लीय प्रकृति का पता लगता है। किस प्रकृति का पता लगता है बच्चों? अम्लीय प्रकृति का पता लगता है। तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जो फिनॉल की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। और अम्लीय में भी एक पॉइंट मैं आगे डिस्कस भी करूँगा इस पॉइंट पर। अम्लीय में भी कौन सी? दुर्बल अम्लीय प्रकृति। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर फिनॉल को लिटमस पेपर के साथ ऐड किया जाता है, लिटमस पेपर पर इसके बूंद को डाला जाता है, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, जो कि बच्चों इसकी अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। और अम्लीय प्रकृति भी कैसी होती? दुर्बल होती, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब बात आती है बच्चों क्वथनांक की, कि जो फिनॉल का क्वथनांक है वो कैसा होता है। बच्चों फिनॉल का क्वथनांक हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ कि फिनॉल के क्वथनांक को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। फिनॉल का जो क्वथनांक बच्चों होता है वो हाई होता है। सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूँ, हाई बॉइलिंग पॉइंट। फिनॉल का जो क्वथनांक है बच्चों वो कैसा होता है? हाई होता है, उच्च होता है।
अब कोई आपसे पूछ सकता है कि क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है। ये भी पॉइंट बन सकता है कि इसका क्वथनांक उच्च होता है क्यों। तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ बच्चों। इसमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। इस अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जो क्वथनांक है फिनॉल का बच्चों कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, क्वथनांक कैसा होता है फिनॉल का? तो हाई होता है। हाई साहब क्यों होता है? क्योंकि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के बारे में आपने पढ़ रखा हुआ है 11th में। आप चाहें तो मेरी वीडियो पढ़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं 11th के क्लास में। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिस कारण से बच्चों जो क्वथनांक है वो हाई हो जाता है। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपके सामने 6 पॉइंट को रखा है जो फिजिकल प्रॉपर्टी दर्शाते हैं फिनॉल की। आप चाहें तो सारे पॉइंट्स को एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपके लिए फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आऊँगा और मैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँगा जो अभी तक पूछी गई हैं और जिनकी संभावना बहुत अधिक रहती है। मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करूँगा। बच्चों एक बात और, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी को मेरी ओर से और हमारे इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। कोरोना दृष्टि को ध्यान से रखते हुए, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग इस पर्व को मनाएंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।